किंक्ड डिमांड कर्व के दूसरे पार्ट में आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि जो विकुंचित मांग वक्र है और अल्पाधिकार की स्थिति हो तो संतुलन की स्थिति को पूरा करने के लिए क्या शर्तें होनी चाहिए। साधारण सा अर्थ है कि यदि मांग वक्र विकुंचित हो, विकुंचित का अर्थ होता है टेढ़ा हो, तो ऐसी स्थिति में अल्पाधिकारी फर्म संतुलन की अवस्था में कब होगी, तो इसको हम यहां पर डायग्राम के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। तो डायग्राम बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, टू एक्सिस की हमें हमेशा जरूरत पड़ती है, एक वर्टिकल एक्सिस और एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस। एक्स हमारा एक्स हो गया और हमारा दूसरा हो गया वाई अक्ष। इस पर रहेगी कीमत और लागत, दो चीजें इस पर शो की जाएंगी, कीमत और लागत। और नीचे वाला जो हमारा एक्स अक्ष है उस पर लिखेंगे वस्तु की मात्रा, या इस पर उत्पादन को भी लिखा जा सकता है। अब हमने किंक्ड डिमांड कर्व को क्या करना है, ड्रॉ करना है। तो क्या करेंगे, यहां से पहले एक तिरछी टेढ़ी जैसे मेरी बना रखी है लाइन क्या करनी है, ड्रॉ करनी है। उसके बाद ज्यादा तेजी से गिरती हुई दूसरी लाइन क्या करनी है, ड्रॉ करनी है। इतना काम करना है। यहां पर लिखना है आपने डी और यहां पर भी लिखना है आपने डी, और यहां पर लिखेंगे के, यहां पर लिखा जाएगा के। उसके बाद इस लाइन को इधर मिलाइए के तक और इसको नीचे खींचिए, यहां पर लिखना है क्यू और यहां पर लिखना है पी। पहले इतना काम करना है। उसके बाद पिछले जो हमारा पार्ट था बताया था कि जो किंक्ड डिमांड कर्व है, टेढ़ा मांग वक्र के पॉइंट पर जो हमारा ये वाला वक्र है डी डी, ये वाला टेढ़ा हो जाता है, विकुंचित हो जाता है। तो इसको ही देने का जो काम किया था, इसका जो प्रतिपादन किया था वो किया था पॉल एम स्वीजी ने। उसने कहा था कि अल्पाधिकारी फर्म का जो मांग वक्र होता है वह विकुंचित हो जाता है, वो टेढ़ा होता है। तो टेढ़ा क्यों होता है वो पिछले वीडियो में हमने बताया था, लेकिन अभी भी उसको बताएंगे। लेकिन पिछले वाले पार्ट में हमने केवल इस डिमांड कर्व को ही बतलाया था, अर्थात इस किंक्ड डिमांड कर्व को ही बतलाया था। तो जो डिमांड कर्व है इसको AR भी कहते हैं, एवरेज रेवेन्यू, औसत आगम के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो इसी से संबंधित अल्पाधिकार में अभी हमें दूसरे वक्र की जरूरत पड़ेगी और वह वक्र होगा हमारा MR कर्व, जिसका हिंदी में अर्थ होगा सीमांत आय। तो सीमांत आय का जो वक्र है वो किस प्रकार से ड्रॉ करना है, तो सबसे पहले आप क्या कर देंगे, इसको यहां से यहां कर देंगे, ठीक है जी। फिर यहां पर एक पॉइंट ले लेना आप और यहां से इस रेखा को यहां मिलाना, ठीक है। उसके बाद यहां स्पेस देना, ए से लेकर बी तक डॉट डॉट करके स्पेस देना, और उसके बाद जैसे मेरा खींच रखा है इस प्रकार से इधर की तरफ MR कर्व आप ड्रॉ कर लेंगे। पहले इतना काम करना है। तो इस प्रकार से हमारे पास एक तो हो गया AR कर्व और दूसरा हो गया MR कर्व। यहां पर आपने इसको गैप दिखाना है यहां पे, ठीक है। उसके बाद आपने तीसरा कर्व ड्रॉ करना है, और ये वाला कर्व कैसे बनाएंगे, इस प्रकार से पहले नीचे गिरेगा और इधर से ऊपर चला जाएगा, भले ऊपर भी जा सकता हो, ठीक है। तो ये वाला कर्व A और B के बीच जहां खाली स्थान है कहीं से भी गुजर सकता है, कहीं से भी इसको गुजारा जा सकता है, लेकिन पहले गिरते हुआ फिर ऊपर उड़ते हुए चला जाएगा। इसके साथ और बता देते हैं कि कहीं पर एक कर्व ये जो हमारा यहाँ लगा रखा है हो सकता हो यहाँ से स्टार्ट कर रखा है, कोई दिक्कत नहीं है, चाहे यहाँ से स्टार्ट करो चाहे यहाँ से स्टार्ट करो, वही बतलाने की कोशिश की जा रही है। दोनों के द्वारा तरीका दोनों अलग रहे लेकिन मकसद एक ही है। अब हमने यहां पर क्या समझना है कि जो हमारा ये डी डी के डी जो कर्व है एक के पॉइंट पर क्या हो जाता है, मुड़ जाता है। पहले यहां से देखिए किस प्रकार से जा रहा है और फिर इधर की तरफ मुड़ जाता है। ये मुड़ता क्यों है, के से ऊपर का जो भाग है इसकी मांग की जो लोच होती है वो अत्यधिक लोचदार होती है, और इससे नीचे की तरफ का जो ये वाला वक्र है इसका जो लोच होता है मांग की वो बेलोचदार होती है। तो दोनों की मांग की लोच अलग अलग है, उल्टी है एक दूसरे की, जिस कारण से के पॉइंट पर या के पॉइंट से नीचे या के पॉइंट से ऊपर जो मांग वक्र है वो क्या हो जाता है, विकुंचित हो जाता है, टेढ़ा हो जाता है। कुल मिलाकर टेढ़ा होने का काम वो के पॉइंट पर करता है। अब इस वक्र के माध्यम से हमने यहां पर क्या समझना है, अब हमने इसको एक्सप्लेन करना है कि इसमें हम क्या बतला रहे हैं। ये तो मैंने आपको बतलाया कि किस प्रकार से इसको ड्रॉ करना है।
तो यदि विकुंचित मांग वक्र कौन सा है, डी के डी, ठीक है, डी के डी, इसी को ए आर भी कहते हैं, औसत आय के नाम से इसको जाना जाता है। अब फर्म संतुलन की अवस्था में कब होगी यदि ये मांग वक्र है, तो इसके लिए हमें इस वाले कर्व की जरूरत पड़ती है, ठीक है जी, ये हमारा एम आर कर्व है। लेकिन ये डी के डी अर्थात विकुंचित मांग वक्र का जो कर्व है उससे संबंधित जो ये एम आर कर्व है, मार्जिनल रेवेन्यू का कर्व, ये क्या होता है, यहां पर टूट जाता है, खंडित हो जाता है, दो भागों में बट जाता है, तो जिसे कहते हैं इंग्लिश में डिसकंटिन्यूटी। उसमें इसको सीधे आगे जाना चाहिए था, लेकिन यहां पर ये टूट जाता है ए से लेकर बी तक और फिर उसके बाद आगे की तरफ बढ़ता है। तो ये जो टूटता है तो इसको क्या कहते हैं, अन्य भाषा में खंडित नाम से जाना जाता है, सांद्रता के नाम से जाना जाता है, या अंतराल भी इसको कहते हैं। ये जो गैप बन रहा है ए से लेकर और बी के बीच, ये वक्र क्या हो जाता है, एकदम से यहाँ पे गायब हो जाता है और उसके बाद बी से आगे नीचे की तरफ निकल जाता है। तो इस खंडित भाग का बड़ा महत्व है, केवल एक विकुंचित मांग वक्र में ही होता है, जबकि औसत आय से संबंधित जो ये दूसरा कर्व है, ये वाला एमआर कर्व, सीमांत आय वाला, यह क्या हो जाता है, टूट जाता है या खंडित हो जाता है या विच्छिन्न हो जाता है। ओके, अब फर्म संतुलन की अवस्था में कब होगी, इसको जानने के लिए हमें यहां शर्तें लिखी हैं। संतुलन की शर्त क्या क्या होनी चाहिए। पहली शर्त है कि एम आर बराबर एम सी होना चाहिए। जो मार्जिनल रेवेन्यू है, सीमांत आय और सीमांत लागत दोनों एक दूसरे के बराबर होनी चाहिए, पहली शर्त। दूसरी शर्त है कि एम सी वक्र एम आर वक्र को नीचे से ऊपर की ओर काटे। जो एम सी वक्र है वह एम आर वक्र को नीचे से ऊपर की ओर काटे। ये दो शर्त पूरी हो जानी चाहिए। अब ये दो शर्त यहां पर अभी देखते हैं कैसे पूरी होती हैं। तो देखिए, ये हमारा वाला कौन सा कर्व है, इस पर लिखा हुआ है एमसी कर्व, इसका मतलब होगा सीमांत लागत वक्र, और यह है सीमांत आय वक्र। तो यहां से आपने क्या करना है कि यहां से इस कर्व को इस प्रकार से ड्रॉ करना है, पहले नीचे गिरते हुआ फिर ऊपर बढ़ता। तो इसने देखो ये सीमांत आय वाला वक्र है, यहाँ पर इसको ई बिंदु पर काटा, ठीक है जी। तो जहां पर एक काट रहा है एक दूसरे के बराबर हो गया, अर्थात सीमांत जो आय है और लागत ई बिंदु पर क्या हो गई है, दोनों बराबर हो गई हैं। यदि हम गणितीय भाषा में बात करें तो सीमांत यदि आय प्राप्त होती है कितनी, 10 रुपये, और वस्तु को बनाने की जो लागत है वो भी 10 रुपये आती है, तो दोनों क्या होंगे, बराबर हो जाएंगे। तो इस प्रकार से ई पॉइंट पर सीमांत जो आय है और सीमांत लागत दोनों बराबर हो जाती हैं। अगला जो यहां पर लिखा है एमसी कर्व, जो एमसी कर्व है इस एमआर कर्व को नीचे से और ऊपर की ओर काटता है, तो यहां पर दूसरी शर्त भी क्या हो गई, पूरी हो गई है। तो ऐसी स्थिति में यहां पर देखिए फर्म क्या है, ई पॉइंट पर संतुलन की अवस्था में है। ऐसे में फर्म क्या करेगी, कितनी मात्रा का उत्पादन करेगी, वह ओ से लेकर क्यू मात्रा का उत्पादन करेगी, और उस समय उसकी जो कीमत होगी, ठीक है, यहां से ऊपर यहां पर के, ठीक है, क्यू के या ओ पी कीमत होगी। ओके, जब फर्म क्या होगी, ई पॉइंट पर संतुलन की अवस्था में होगी, तो ऐसी स्थिति में मात्रा, इतनी मात्रा का उत्पादन करेगी या इतनी मात्रा को बेचने का काम करेगी, लेकिन कितनी कीमत पर बेचने का काम करेगी, कीमत ओपी रहेगी। तो जो ये ओपी कीमत है, इस कीमत को कहते हैं दृढ़ कीमत, ठीक है, रिजिडिटी प्राइस, दृढ़ता कीमत, अर्थात जिस कीमत में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अब देखिए ए और बी के बीच जो गैप बना हुआ है, यदि हम यहां से अगला एमसी कर्व खींचते हैं, ठीक है, इसी से माना कि हमने यहां से एक एमसी कर्व पहले नीचे से खींचा, ये हो गया रहा हमारा MC1। तो देखिए हमारा जो संतुलन का बिंदु है पहले ई था, अब E1 हो जाएगा, लेकिन तब भी क्या होगा, ओ क्यू मात्रा का ही उत्पादन होगा, और इससे संबंधित यहां पर देखकर यहां से प्राइस नापेंगे तब भी प्राइस उतना ही रहेगा। अर्थात इस गैप के बीच यदि हम अगला क्या करते हैं, एमसी कर्व ड्रॉ करते हैं और वो हो जाता है MC2, तो तब भी क्या होगा, ओ क्यू मात्रा का फर्म क्या करेगी, उत्पादन करेगी, और कीमत क्या रहेगी, ओपी ही रहेगी। ठीक है, कुल मिलाकर कीमत में कोई परिवर्तन नहीं होगा, इसे कीमत दृढ़ता
के नाम से पुकारा जाता है, या इसी को इंग्लिश में कहते हैं प्राइस रिजिडिटी। अगला इसमें आता है कि ए और बी, अर्थात तो ये एम आर है, ए आर से संबंधित, इसके बीच जो ये गैप है, ये जो गैप है, ये गैप क्यों उत्पन्न होता है? तो यह जो गैप है ये उत्पन्न होता है मांग की लोच में अंतर होने के कारण। क्योंकि हमने पहले बताया यहां से लेकर यहां तक जो मांग वक्र है, यहां से और यहां ऊपर वाला ये अत्यधिक लोचदार वाला है, और इससे नीचे की तरफ वाला है बेलोचदार वाला। तो ठीक है, इन दोनों की लोच में अंतर के कारण, ठीक है, इन दोनों के बीच क्या बनता है? गैप बनता है। तो इस प्रकार से फर्म क्या होगी? संतुलन की अवस्था में होगी। तो यदि गैप के बीच से क्या होता है, कोई भी एमसी कर्व जाता है तो वहां पर एम आर बराबर एम सी होगा, और ये वाली दूसरी शर्त भी पूरी होगी। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? कीमत में किसी प्रकार का बदलाव नहीं होगा। लेकिन बट क्या होता है कि यहां से कर्व इधर से गुजरता है या फिर इससे नीचे से गुजरता है, तो ऐसी स्थिति में जो कीमत है वह स्थिर नहीं रहने वाली है। इसको मैं आपको फिर आगे समझाने वाला हूं। यहां पर लिखा हो मेरा ए बी, ए और बी क्या है? एम आर का खंडित सांतरता या अंतराल को दर्शाता है। खंडित भी वही नाम है, सांतरता भी क्या है? विच्छिन्न का ही नाम है, और गैप को अंतराल कहते हैं। दूसरा, ओपी कीमत और ओक्यू मात्रा या ई बिंदु पर संतुलन की अवस्था है। ई बिंदु पर संतुलन की अवस्था है, ऐसे में उत्पादक क्या करेगा? अल्पाधिकार के अंतर्गत ओक्यू मात्रा का प्रोडक्शन करेगा और ओपी कीमत पर बेचने का काम करेगा। ठीक है जी। अगला हमने कहा गैप, एम आर में जो गैप है यहां से लेकर और यहां तक आपने दिखाना है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है, तो मांग की लोच पर निर्भर करता है। ठीक है जी, मांग की लोच पर निर्भर करता है। तो इस प्रकार से गैप उत्पन्न हो जाता है। तो जितना अधिक लोच होगी, ठीक है जी, तो गैप उतना ज्यादा बनेगा, और यदि लोच कम होगी तो गैप क्या होगा? कम बनेगा। अगली बात आती है, वही वाला डायग्राम यहां पर तैयार है, तो बनाने का तरीका वही है सेम। आपने क्या करना है, ये पहला वाला मांग वक्र है, ठीक है जी, फर्स्ट इसको ड्रॉ करना है डी के डी। ठीक है, ये भी किंग हो रखा है, थोड़ा सा यहां से मुड़ रखा है। तो इससे संबंधित अर्थात इसका जो एम आर कर्व है वो यहां पर आएगा। ठीक है जी, और उसके बाद ए से लेकर आपने 20 तक गैप दिखाना है यहां तक। ठीक है, अंतर डॉट डॉट कर देंगे, फिर इसको यहां ड्रॉ कर देंगे, ये हो जाएगा एम आर। तो ये खंडित भाग हो गया जो मैं वहां पर बता रहा था आपको। ठीक है, अब क्या होता है, ये तो खंडित भाग हो गया, तो यहां पर ओ क्यू मात्रा का पहले प्रोडक्शन हो रहा है। कीमत कितनी है? क्योंकि इसको ठीक ऊपर मिलाना पड़ता है, तो ठीक है, तो यहां पर ओपी कीमत है, क्योंकि यहां पर जो ये कर्व है, ये वाला है एमसी कर्व, एम आर कर्व को किस पॉइंट पे काट रहा है? ये काट रहा है ई पॉइंट पे। तो ऐसी स्थिति में ओ क्यू मात्रा का उत्पादन क्या करेगी? फर्म करेगी, लेकिन कीमत वही रहेगी। ठीक है जी, इसलिए एक्स अक्ष पर बताने की जरूरत नहीं है कि वस्तु की मात्रा सेम वही रहेगी, और इस पर कीमत और लागत रहने वाली है। अब बात आ रही है, यदि मांग बढ़ती है, यदि वस्तु की मांग बढ़ती है तो क्या कीमत भी बदलेगी? कीमत में परिवर्तन होगा या कीमत दृढ़ता बनी रहेगी? तो इस रेखा चित्र में देखो, मांग जब बढ़ती है तो क्या होगा कि मांग दाईं तरफ क्या होता है? मांग का वक्र शिफ्ट होगा, विकुंचित मांग वक्र। तो आपने क्या करना है, फिर एक मांग वक्र इस दाईं तरफ बनाना है, इस प्रकार से सेम। ठीक है जी, ये D1 को दिखाएगा, ये पहला मांग वक्र है, ये दूसरा मांग वक्र है। तो इसका एम आर कर्व किसका? इसका एम आर कर्व तो ये वाला है। ठीक है जी, लेकिन इसका जो एम आर कर्व है यहां से डॉट डॉट करेंगे और फिर वही सेम, ठीक है, इसी की सीध में यहां से नीचे देखिए आप डॉट डॉट करना है इस प्रकार से नीचे की तरफ, और ये फिर इसको इस प्रकार से ड्रॉ कर देंगे। तो एक गैप यहाँ पे बन गया, एक गैप यहाँ पे बन गया। तो इसका जो एम आर कर्व है इधर है। तो अब क्या कहा जा रहा है, यदि क्या होता है, मांग बढ़ती है तो क्या कीमत भी बदलेगी? तो यहां पर क्या बताया जा रहा है, देखिए मांग पहले कितनी है? ओ से लेकर क्यू तक है, और उस समय कीमत कितनी है? ओ पी है। लेकिन क्या होता है, मांग यहां से बढ़ने के बाद इतनी और बढ़ जाती है, अर्थात Q से Q1 बढ़ जाती है। तो तब भी क्या होगा, यदि इसको ऊपर ले जाएं तो यहां मिलाएंगे, तब भी कीमत वही रहेगी। तब भी कीमत वही रहेगी। क्यों रहेगी? अभी बतलाते हैं क्यों रहेगी। अब आपने किस प्रकार से इसको एक्सप्लेन करना है,
पहले वाला भाग को तो इसी प्रकार से एक्सप्लेन करना है कि ए और बी के बीच से आपने क्या करना है, एक कर्व अर्थात एमसी कर्व गुजारना है। यहाँ पर एमआर कर्व आ रहा है, इसको ई बिंदु पे काटा तो ये संतुलन का बिंदु है। लेकिन उससे आगे बताया जा रहा है कि यदि मांग बढ़ती है, तो इसमें बताया गया है कि यदि मांग बढ़ती है और मांग वक्र दाईं तरफ शिफ्ट होता है और उसका जो एमआर कर्व है, ठीक है जी, इसका जो एमआर कर्व है जी एच और पहले का क्या है ए बी, और ये एमसी कर्व वही कर्व दूसरे के खाली स्थान से होकर अर्थात गैप से होकर गुजरता है। एमसी कर्व इससे भी गुजरता है और इसके खाली स्थान से होकर भी गुजरता है। तो ऐसी स्थिति में कीमत वही रहेगी। कीमत अर्थात प्राइस में कोई अंतर नहीं होगा, कीमत ओपी ही रहेगी, भले मांग ओक्यू से बढ़कर इतनी आगे बढ़ चुकी है। तो इस प्रकार से ये वाला जो एमसी कर्व है, आपने इसको इस खाली स्थान से इसको गुजारना है, करना कुछ नहीं है, इस प्रकार से इसको ड्रॉ करना चला जाएगा। तो ये मांग की इतने से इतने तक की वृद्धि को दिखा रहा है। लेकिन प्राइस कितना है, इसको यहाँ से ऊपर मिलाया और देखा, प्राइस जानने के लिए यहाँ ऊपर ले जाना है इसको, ठीक है, यहाँ, और फिर इसको यहाँ देखेंगे तो पैरामीटर यहाँ लगा हुआ है, ठीक है जी। तो इस प्रकार से यदि मांग, यहाँ पे लिखा यदि मांग बढ़ती है और दिया हुआ एमसी वक्र, एमसी कर्व एक ही होगा, ठीक है जी, इसको टच करने वाला ये आगे बढ़ेगा, इधर एमसी वक्र दूसरे एमआर वक्र के गैप से, दूसरा जी एच गैप से गुजरता है तो कीमत स्थिर रहेगी, अर्थात कीमत यही ओपी रहेगी, अर्थात ओपी ही कीमत रहेगी, भले मांग क्या हो गई है, बढ़ गई है। तो शर्त क्या बताई, शर्तें बताई कि पहला वाला जो एमसी कर्व है और दूसरे वाले एमआर के, ठीक है, खाली स्थान से या गैप जहां पे ये एमआर कर्व टूट गया है, इससे ही गुजरता है, तो कीमत में किसी प्रकार का बदलाव नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, ये तो जा रहा है, यहाँ से जा रहा है, ठीक है जी, यहाँ से इसने यहाँ पे इसको कट गया, हमने कहा ठीक है ये E1 पॉइंट हो गया, तो E1 हो गया, तो इसको ठीक ऊपर लाइन यहाँ मिलाना है इससे, ठीक है, इसको यहाँ लाना है, तो ओपी इसका भी वही चक्कर है, इसको यहाँ मिलाया तो यहीं, तो इस प्रकार से देखिए सीधी लाइन आगे जा रही है, तो प्राइस तो वही रहने वाला, ठीक है, प्राइस वही रहेगा, लेकिन मांग बढ़ चुकी है। लेकिन शर्त क्या बताई कि ये वाला कर्व जो है, पहले वाला जो ए बी एमआर कर्व है, दूसरे के एमआर कर्व जी एच के गैप से ही गुजरना चाहिए। उससे क्या होगा, संतुलन की जो दो शर्तें वहां पर लिखी है, एम आर इज इक्वल टू एम सी, और दूसरा के एम सी कर्व जो एम आर कर्व है इसको नीचे से ऊपर की ओर काटे, दोनों शर्तें यहाँ पर पूरी होती है। तो कहने का अर्थ है यदि वस्तु की मांग बढ़ती है, वस्तु की मांग बढ़ती है और एमसी कर्व दूसरे एमआर वक्र को गैप से यहाँ पर काटता है, इस गैप से दूसरा वही से काटता है, तो ऐसी स्थिति में कीमत वही रहेगा, अर्थात कीमत दृढ़ रहेगी, कीमत में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा, अर्थात कीमत ओपी ही रहेगी। अब नेक्स्ट क्या हमारे पास देखिए, विकुंचित मांग वक्र के बारे में तीसरा है, क्योंकि विकुंचित मांग वक्र का जो जिक्र होता है वो किस में होता है, अल्पाधिकार के अंदर होता है, ओलिगोपोली के अंतर्गत होता है। विकुंचित मांग वक्र का हम जिक्र कर रहे हैं तो वो किसके अंदर होता है, अल्पाधिकार के अंदर होता है, जिसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, ओलिगोपोली कहते हैं। अब हमने क्या जानना है, क्या कीमत सदैव स्थिर रहेगी, कि जैसे यहां पर बताया गया है कि यहां पर चाहे यहां से गुजरे, अगले एमसी यहां से गुजरे, यहां से गुजरे, तब भी क्या हो रहा है, इसको ऊपर मिला रहे हैं तो कीमत वही रह रही है। तो क्या कीमत मांग वक्र के किंगड होने पर हमेशा स्थिर रहेगी, दृढ़ बनी रहेगी, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा, ठीक है। तो इसको आगे समझते हैं, क्या कीमत सदैव स्थिर बनी रहेगी, जिसको हम कहते हैं कीमत दृढ़ता या प्राइस रिजिडिटी, या हम कह सकते हैं कि कीमत ओपी ही रहेगी, या मान सकते हैं कि पहले कीमत 5 रुपये थी तो क्या वो हमेशा 5 रुपये ही बनी रहेगी। तो इसके लिए देखना है भैया, लागत में वृद्धि और मांग में वृद्धि। देखो लागत में वृद्धि और मांग में यदि वृद्धि होती है, दोनों में वृद्धि होती है, तो कीमत क्या हो जाएगी, बदल जाएगी, कीमत क्या हो जाएगी, बदल जाएगी, अर्थात कीमत दृढ़ता खत्म हो जाएगी, कीमत हो सकता है 5 से बढ़कर 6 रुपए हो जाए, ठीक है, ये 7 रुपए हो जाए, ठीक है। और दूसरे भाग में यहाँ पे देखिए, दूसरा है बिल्कुल अपोजिट में, लागत में कमी या मांग में कमी आती है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, जो प्राइस रिजिडिटी है, ठीक है,
वो बनी रहेगी, मतलब कीमत में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं देखने को मिलेगा। तो दोनों को एक साथ लिखा हुआ है कि यदि लागत में वृद्धि होती है, ठीक है, और ये मांग में वृद्धि होती है, तो कीमत क्या होगी, बदल जाएगी, ठीक है। तो प्राइस रिजिडिटी यहाँ पर खत्म हो जाएगी। लेकिन लागत में कमी आती है और मांग में कमी आती है, दोनों में, तो दोनों ही स्थिति में कीमत में किसी प्रकार का बदलाव नहीं होगा, अर्थात प्राइस रिजिडिटी रहेगी, प्राइस स्थिर बना रहेगा। कौन सा प्राइस, जैसे हमने यहाँ पर कहा कि ओपी प्राइस, ठीक है जी, स्थिर बना हुआ है। तो इस प्रकार से यहाँ पर हमारा यही टॉपिक समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ।